नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन हो रही सभी योजनाओं को सही तरीके से निर्धारित समय पर कार्यान्वयन करके गरीबी मुक्त गांव देश में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह प्रयास प्रमुख भूमिका निभाएगा। कल नई दिल्ली में नए साल के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलग अलग कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अगले 1 महीने के कामकाज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे मंत्रालय के कार्यों के मासिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उन लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास जारी रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि अगले 1 महीने के अंदर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी को कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो उसे प्राप्त करने का रास्ता आसान हो जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जनवरी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 10 लाख घरों को मंजूरी देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबी मुक्त गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है और सरकार की सभी योजनाओं को लागू कर गरीबी मुक्त गांव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक कट्टर सरगना सहित 11 माओवादियों ने कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष समर्पण कर दिया। समर्पण करने वाले माओवादियों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इन पर महाराष्ट्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इन माओवादियों पर इनाम की घोषणा की थी। इन माओवादियों को जीवन यापन के लिए 86 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नए वर्ष का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। उन्होंने कहा कि अब उत्तरी गढ़चिरौली नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। जल्द ही दक्षिणी हिस्से को भी उग्रवाद से मुक्त करा लिया जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में एक भी युवा माओवाद में शामिल नहीं हुआ है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि 11 गांव ने नक्सलवादियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में गढ़चिरौली को इस्पात शहर का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने अहेरी से गर्देवाड़ा तक बस सेवा का भी शुभारंभ किया और इस बस यात्रा भी की। सीएम ने जिले में एक हरित खनन परियोजना भी शुरू की। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ओवैसी ने अपनी याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग की है। ओवैसी ने 17 दिसंबर 2024 को याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में ओवैसी ने कोर्ट से केंद्र सरकार को कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए कहता है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। जियाउर रहमान बर्क ने याचिका दाखिल कर यह अपील की है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। सांसद जियाउर रहमान बर्क पर आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषण के कारण ही संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। सपा सांसद ने अदालत में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि इस हिंसा से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। बता दें कि स्थानीय कोर्ट के आदेश पर बीते 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई संबंधी याचिका पर आज सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। पंजाब सरकार ने अवकाशकालीन पीठ को सूचित किया था कि ढल्लेवाल चिकित्सा सहायता के लिए सहमत हो गए हैं क्योंकि केंद्र ने बातचीत का उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे के निपटान के लिए कंटेनर पीथमपुर स्थित निपटान स्थल पहुंच गए हैं। 337 टन जहरीले कचरे का इंदौर के पास धार जिले के पीथमपुर भेजा गया है, जहां इस कचरे को नष्ट करने का काम किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टिकट सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदा जा सकता है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रेलवे के लाइसेंसी पोर्टर द्वारा एनआरआई यात्री को व्हील चेयर से प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के एवज में 10,000 रुपए लेने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के तुरंत बाद दिल्ली मंडल के रेल प्रबंधक ने सख्त कार्रवाई करते हुए पोर्टर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है और यात्री को 90% राशि वापस करवाई गई है। दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि रेलवे के लिए यात्री का हित सर्वोपरि है और ऐसी घटनाएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की समस्या होने पर रेल यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कल गुवाहाटी में 2 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान का आधुनिकीकरण और ज्योति चित्र वन में अत्याधुनिक 1000 सीटों वाले ऑडिटोरियम का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में 56 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने खानपारा में एक नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नए जिले और संभागों की समाप्ति के बाद शेष जिलों के पुनर्गठन के बारे में राजपत्र जारी हो गया है। नए जिलों की समीक्षा में आबादी, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि के अवसरों को प्रमुखता से देखा गया। इसके आधार पर 9 जिलों को समाप्त किया गया जबकि 8 जिलों को बरकरार रखा गया है। राजस्थान में अब कुल 41 जिले होंगे। इनमें 33 पुराने और 8 नए जिले शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक जिन 9 जिलों को समाप्त किया गया है उनमें से कुछ जगह अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 29 जिलों में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बदलाव से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने की राह आसान होगी। मध्य प्रदेश में कुल 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 को राजस्व ग्राम में बदला जा रहा है। इस बदलाव की नींव 20 साल पहले रखी गई थी। 2002 से 2004 के बीच राज्य सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में वन समितियों के सम्मेलन में इस फैसले की घोषणा की थी। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के बाद यहां के निवासी भी सामान्य ग्रामीणों की तरह जमीन और कृषि संबंधी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। इस बदलाव से आदिवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार के इस प्रयास से आदिवासी गांव में आधुनिक सुविधाओं का प्रवेश होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्वास जताया है कि साल 2025 में भारत वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण ने लगातार नवाचार और तकनीकी उन्नति को प्राथमिकता दी है, जिससे भारत वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई इस मुलाकात में गायक दिलजीत दोसांझ काफी खुश नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाने वाले गायक दिलजीत की पीएम ने खूब तारीफ की। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिलजीत दोसांझ की मुलाकात के वायरल वीडियो में पीएम को कहते सुना जा सकता है कि गायक लोगों का दिल जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिलजीत दोसांझ के साथ शानदार बातचीत,
वो वास्तव में बहुमुखी हैं, प्रतिभा और परंपरा का मिश्रण है। हम संगीत, संस्कृति और बहुत सारे माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज में गंगा के किनारे महाकुंभ नगर सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रहा है। इस बार महाकुंभ साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। इन दिनों महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ 2025 की रौनक प्रयागराज में साल के पहले दिन श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के नगर प्रवेश में देखने को मिली। इस दौरान श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा की शोभा यात्रा ने बड़े ही धूमधाम से शाही अंदाज में महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। नए साल से पहले उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। कोयला मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में कोयला उत्पादन और वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर 2024 में देश में कुल कोयला उत्पादन 97.94 मिलियन टन तक पहुंच गया। भारत में स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 214 गीगावाट हो गई है। ये जानकारी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय द्वारा दी गई है। भारत द्वारा गैर जीवाश्म ईंधन से 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2024 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत ने 15 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी है। ये 2023 की समान अवधि में जोड़ी गई 7.57 गीगावाट क्षमता से 2 गुना है। RBI के मुताबिक 2000 रुपए के 98.12% नोट अब तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं, जबकि 6,691 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी लोगों ने वापस नहीं किए हैं। एयर इंडिया ने कुछ चुनिंदा घरेलू फ्लाइट में यात्रियों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का किया ऐलान। एयर इंडिया की मुफ्त वाईफाई की सुविधा लैपटॉप, टैबलेट और iOS या एंड्रॉयड सिस्टम वाले स्मार्टफोन जैसी सभी डिवाइसेस के लिए उपलब्ध रहेंगी। एयरलाइन फिलहाल एयरबस A350, बोइंग 7890 और चुनिंदा अन्य एयरबस विमानों में वाईफाई सुविधा मुहैया कराएगी। इसके बदले यात्रियों को अलग से कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके अनुसार अब स्टॉक ब्रोकर अपने ग्राहकों की हरकतों पर पैनी नजर रखेगा। किसी का भी ट्रेडिंग पैटर्न अजीब लगने पर ब्रोकर को तुरंत इसकी जानकारी एक्सचेंज को देनी होगी। सेबी ने निर्देश दिया है कि जिन ब्रोकर्स के पास 50,000 से ज्यादा ग्राहक हैं, उन्हें 1 जनवरी 2025 से ये नियम मानने होंगे। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर की इकाई सासन पावर लिमिटेड ने ब्रिटेन की IIFCL को एक बार में करीब 1,286 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है। नए साल में दोपहिया EV वाहन सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक को पछाड़कर बजाज ऑटो नंबर 1 कंपनी बन गई है। वाहन पोर्टल डेटा के मुताबिक बजाज ऑटो का दोपहिया EV सेगमेंट में दिसंबर 2024 में मार्केट शेयर 3% बढ़कर 25% हो गया है।
ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर दिसंबर में मासिक आधार पर 5% घटकर 19% हो गया है। ये नवंबर में 24% था। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड का आईपीओ 7 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड का पब्लिक इश्यू के जरिए 54.50 करोड़ रुपए जुटाने का इरादा है। कंपनी डेल्टिक ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाती है। अमेरिका में नववर्ष के दिन न्यू ऑरलियंस में कैनाल एवं बॉर्बन स्ट्रीट मार्ग पर एक चालक ने भीड़ में ट्रक से लोगों को रौंद दिया। घटना में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य लोग घायल हो गए। एफबीआई ने बताया कि हमले के बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में चालक मारा गया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रक को भीड़ में घुसा दिया और उसके बाद गाड़ी के अंदर से फायरिंग भी शुरू कर दी। हमले के बाद से पुलिस लगातार मौके पर तलाशी कर रही है। वहीं न्यू ऑरलियंस में हुए हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की निंदा करते हुए शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की है। एफबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। पश्चिमी मोंटेनेग्रो शहर के सेटिनेज में एक बार में 2 पक्षों के बीच हुई बहस ने देखते ही देखते गोलीबारी का रूप ले लिया। इस घटना में बार मालिक और 2 बच्चों समेत कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। गृहमंत्री डानिलो सर्नोविक ने कहा है कि 10 लोगों की हत्या करने वाले हत्यारे ने उस वक्त आत्महत्या का प्रयास किया जब वो पूरी तरह से पुलिस से घिर गया। हालांकि उसके खुद को लगी गोली चोटों से हमलावर की मौत हो गई है। पुलिस ने हमलावर की पहचान 45 वर्षीय अलेक्जेंडर मोर्टिनोविक के रूप में की है। ट्रंप के होटल के बाहर हुए विस्फोट से हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार बुधवार को लॉस वेगास में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। ये ट्रक एलन मस्क की कंपनी का है, जिनको ट्रंप ने अपनी सरकार में महत्वपूर्ण पद के लिए नामित किया है। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि होटल में प्रवेश द्वार पर खड़ा स्टेनलेस स्टील ट्रक अचानक आग की लपटों में घिर गया। उसके बाद उसमें छोटे छोटे कई विस्फोट हुए जो आतिशबाजी की तरह दिखाई दे रहे थे। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पूरे इलाके को खाली करा लिया है और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। इस घटना के बाद टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने एक पोस्ट में कहा कि हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। रोमानिया और बुल्गारिया ने आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की घोषणा की है, जिससे उनके बीच और पड़ोसी हंगरी के साथ सीमा जांच भी समाप्त हो गई है। ये कदम यूरोप के पासपोर्ट मुक्त यात्रा क्षेत्र में इन दोनों देशों के पूर्ण एकीकरण का प्रतीक है। इस मौके पर प्रमुख सीमा चौकियों पर समारोह आयोजित किए गए, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। रोमानियाई सीमा पुलिस ने बताया कि अब 40 सीमा पार बिंदु बिना किसी जांच के पूरी तरह से चालू हो गए हैं। इसके कारण यात्रा और व्यापार में सुगमता आई है। साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर शेंगेन क्षेत्र के सभी देशों में अब यात्री बिना किसी दस्तावेज की जांच के यात्रा कर सकते हैं। हाल ही में विश्व चैंपियन बनने वाले 18 वर्षीय गुकेश शतरंज रैंकिंग्स में 5वें स्थान पर हैं। गुकेश के 2783 रेटिंग अंक हैं। विश्वनाथन आनंद शीर्ष 10 में शामिल तीसरे भारतीय हैं। आनंद रैंकिंग्स में 10वें स्थान पर मौजूद हैं। शतरंज के इतिहास में पहली बार 2 विश्व ब्लिट्ज चैंपियन देखने को मिले हैं। पूर्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के रूस के यान नेपोमनियाची के साथ ये खिताब संयुक्त रूप से बांटने का फैसला है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। राजनीति की चाल से
दुनिया के हाल तक। खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का 5वां मैच कल से सिडनी में खेला जाएगा। 5 मैच की सीरीज में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। भारत के पास सिडनी टेस्ट जीतकर सीरीज ड्रॉ कराने का मौका है। आईसीसी के गेंदबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग्स में जसप्रीत बुमराह ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 907 रेटिंग अंक हासिल कर लिए हैं। ये किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल किए गए सर्वाधिक रेटिंग अंक हैं। ताज़ा शतरंज रैंकिंग्स में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन शीर्ष पर बरकरार हैं। वहीं भारत के अर्जुन एरिगेसी और डी गुकेश की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अर्जुन एरिगेसी चौथे और गुकेश 5वें स्थान पर हैं। विश्वनाथन आनंद 10वें स्थान के साथ शीर्ष 10 में शामिल तीसरे भारतीय हैं। भारत और मालदीव की महिला फुटबॉल टीमों के बीच दूसरा दोस्ताना मैच आज खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने मालदीव को 14-0 के बड़े अंतर से हराया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बुधवार को खेले गए मैच में आर्सेनल ने ब्रेंटफोर्ड को 3-1 से हरा दिया। आर्सेनल ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए साल 2025 की पहली जीत दर्ज की। लिब्रोन जेम्स एनबीए के इतिहास में एक टीनेजर के रूप में और 40 की उम्र के पार खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जेम्स ने 2003 में 18 साल की उम्र में डेब्यू किया था। वे 30 दिसंबर को 40 साल के हुए थे। नोवाक जोकोविच और निक कार्गियस को ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के पुरुष युगल वर्ग में हार का सामना करना पड़ा। जोकोविच किर्गियोस को निकोल मैकटिच और माइकल विनस की शीर्ष वरीय जोड़ी ने मात दी। इटली के लोगों ने साल के पहले दिन टाइबर नदी के बर्फीले पानी में छलांग लगाई। रोम की टाइबर नदी में हर साल के पहले दिन इस पारंपरिक ड्राइव का आयोजन किया जाता है। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज से बुलावायू में शुरू होगा। सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था। कांस विनर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट 3 जनवरी को हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। एक्शन ड्रामा स्ट्रीमिंग सीरीज गुनाह सीजन 2 3 जनवरी को हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। सीरीज में कश्मीर महाजनी सुरभि ज्योति अहम भूमिका में है। फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अभिषेक बच्चन, कृति सेनन, नोरा फतेही जैसे स्टार्स नजर आएंगे। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है 25 साल बाद सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देने जा रही है। फिल्म द दिल्ली फाइल्स 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 17 जनवरी को अमेजन प्राइम पर होगा स्ट्रीम। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अली फजल, पंकज त्रिपाठी और सानिया मल्होत्रा जैसे स्टार्स अहम रोल में होंगे। थलापति विजय की 69वीं फिल्म थलापति 69 है जो 2025 में रिलीज होने वाली है। इसमें विजय के साथ पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी अहम रोल में हैं। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 10 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होगी स्ट्रीम। शबाना आजमी, शालिनी पांडे, ज्योतिका सागर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज डब्बा काटल को 2025 में नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।